नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची में हेराफेरी के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। उसका कहना है कि चुनाव आयोग जानबूझकर इस मुद्दे की अनदेखी कर रहा है, क्योंकि बीजेपी ने राज्य विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए उसके साथ मिलकर इस खेल को खेला है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस ने मतदाता सूची में धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर शुक्रवार 28 फरवरी को एक बैठक की। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रूप से संकलित अंतिम मतदाता सूची मांगी थी, लेकिन भारत का चुनाव आयोग डर रहा है और सूची देने में देरी करने की रणनीति अपना रहा है। इसलिए हमने इस लड़ाई को जनता की अदालत में ले जाने का फैसला किया। हम हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में की गई धोखाधड़ी के खिलाफ एक जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे और तथ्यों को जनता के सामने लाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी हेरफेर के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मतदाता सूची अपडेट प्रोसेस स्थापित कानूनी प्रोटोकॉल का पालन करती है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि आरपी एक्ट 1950, मतदाता पंजीकरण नियम 1960 और मतदाता सूची पर नियमावली के अनुसार किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित BLO, ERO, TEO और CEO मतदाता सूची के अपडेशन के लिए काम करते हैं। यह राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तर के एजेंटों की सक्रिय भागीदारी के साथ किया जाता है। कोई भी विशिष्ट दावा या आपत्ति पहले पश्चिम बंगाल में संबंधित सदस्यों के सामने की जानी चाहिए। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि मतदाता सूची बनाने के हर चरण में राजनीतिक दल शामिल होते हैं। अगर किसी कदम पर किसी राजनीतिक दल को कोई आपत्ति होती है तो उसकी तुरंत सुनवाई की जाती है। नाम जोड़ने या हटाने पर हर आपत्ति की जांच मतदाता सूची अधिकारी द्वारा की जाती है। कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में शनिवार को वामपंथी छात्र संगठनों के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान हुए पथराव और तोड़फोड़ में शिक्षा मंत्री प्रात्य बसु घायल हो गए। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग थी कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। वहीं मंत्री बसु TMC से जुड़े शिक्षक संगठन की बैठक के सिलसिले में विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे थे। वहीं मंत्री बसु TMC से जुड़े शिक्षक संगठन की एक बैठक के सिलसिले में विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे थे। मंत्री के एक सुरक्षा कर्मी ने बताया कि मंत्री के बैठक से बाहर निकलने पर छात्रों ने उनकी कार के टायर से हवा निकाल दी और चोर चोर और गो बैक के नारे लगाने लगे। पुलिस के मुताबिक मंत्री ने छात्रों से बात करने की कोशिश की, लेकिन छात्रों की नाराजगी खत्म नहीं हुई। उन्होंने मंत्री और उनके सुरक्षा कर्मियों की कार में तोड़फोड़ की। मंत्री बसु ने पत्रकारों को बताया कि कार पर पथराव के कारण उनको चोटें आई हैं और उन्होंने SSKM अस्पताल पहुंचकर मरहम पट्टी कराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सुरक्षा बलों को मणिपुर में 8 मार्च से सभी सड़कों पर लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सड़कों पर अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद यह पहली ऐसी बैठक थी जहां मई 2023 से जातीय हिंसा चल रही है और हिंसा में अब तक 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को आरोप लगाया कि देश में 56 इंच के सीने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय चुप थे जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा घोषणा की थी कि अमेरिका भारत को F-35 विमान बेचेगा। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर भी निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता अपने बच्चों को तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन चाहते हैं कि दूसरों के बच्चे उर्दू सीखें और मौलवी बने। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने शनिवार को कहा कि वे आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन आज 22वें दिन भी जारी रहा। वे अपना मानदेय बढ़ाकर 21,000 रुपए करने और सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में 5 लाख रुपए देने की मांग कर रही हैं। सचिवालय के सामने विरोध स्थल का दौरा करने के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री गोपी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा
कि उनके आंदोलन को कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी को भी किसी भी राजनीतिक विचारधारा की सहकारी प्रणाली को अंततः खारिज करके कमतर नहीं आंकना चाहिए। कई राजनीतिक प्रणालियों ने लोगों को नुकसान पहुंचाया है और यह सब सामने लाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस पर दुनिया भर के राजनेताओं समेत भारत के विपक्षी दलों के नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस वाक्य के बारे में एक्स पर लिखा, RIP डिप्लोमेसी। उन्होंने लिखा कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पूरी दुनिया पर असर डालने वाले संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों पर राष्ट्र के प्रमुख लाइव टीवी पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लिखा कि इस बातचीत ने साबित कर दिया कि ट्रंप दादागिरी पर उतारू हैं। इसलिए मोदी जी को ट्रंप का पिछलग्गू बनने की बजाय भारतीयों को अपराधियों की तरह पेड़ियां बांधकर भारत लाने का मामला मजबूती से उठाना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन की बात सुनी जाए और इसे भूला ना जाए, न युद्ध के दौरान और न युद्ध के बाद। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर लिखी एक पोस्ट में वॉशिंगटन DC में यूक्रेनियन समुदाय के लोगों से हुई मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि उनके यानी यूक्रेनियन लोगों का यह जानना जरूरी है कि वो लोग अकेले नहीं हैं और उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर दुनिया के हर देश, हर कोने में बात की जा रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लिखा कि इस मुश्किल समय में न केवल डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल स्तर पर बल्कि राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर भी यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों का सहयोग करने के लिए आपका शुक्रिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक्स पर अमेरिका को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि हम अमेरिका के समर्थन के लिए बहुत आभारी हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप और कांग्रेस के साथ ही अमेरिकी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। यूक्रेनी लोगों ने हमेशा इस सहयोग की सराहना की है, खास तौर पर इस आक्रमण के बाद बीते 3 सालों के दौरान। राष्ट्रपति ट्रंप से हुई बहस पर भी जेलेंस्की ने अपना पक्ष रखा और लिखा कि हमारा अस्तित्व बनाए रखने में अमेरिका का सहयोग अहम था और मैं इसे स्वीकार करना चाहता हूं। तीखी वार्ता के बावजूद हम रणनीतिक साझेदार रहेंगे, लेकिन हमें अपने साझा लक्ष्यों को सही मायने में समझने के लिए एक दूसरे के साथ ईमानदार और स्पष्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने लिखा कि हमारे लिए राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन पाना बेहद जरूरी है। वो युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा शांति कोई और नहीं चाहता। हम ही यूक्रेन में इस जंग को जी रहे हैं। ये हमारी आज़ादी और हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आगे कहा कि हम खनिज वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं और ये सुरक्षा गारंटियों की ओर पहला कदम होगा, लेकिन ये नाकाफी है और हमें इससे अधिक की ज़रूरत है। बिना सुरक्षा गारंटियों के सीज फायर यूक्रेन के लिए खतरनाक है। हम 3 साल से लड़ रहे हैं और यूक्रेनी लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि अमेरिका हमारी तरफ है। मैं रूस पर यूक्रेन का रुख नहीं बदल सकता। रूसी लोग हमें मार रहे हैं, रूस दुश्मन है और इस हकीकत का हम सामना कर रहे हैं। यूक्रेन शांति चाहता है, लेकिन ये स्थायी होनी चाहिए। इसके लिए हमें बातचीत के दौरान मजबूत होना होगा। शांति तभी आएगी जब हमें सुरक्षा गारंटियां मिलेंगी, जब हमारी सेना मजबूत होगी और हमारे सहयोगी हमारे साथ होंगे। RJD नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार का मजाक उड़ाते हुए कहा कि 2 दशक पुरानी व्यवस्था को बदलने का समय आ गया है। ठीक उसी तरह जैसे राज्य में प्रदूषण फैलाने के लिए 15 साल पुराने वाहनों पर प्रतिबंध है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अब बिहार के लोगों पर बोझ बन गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की 20 साल पुरानी NDA सरकार अब एक जर्जर वाहन में बदल गई है और जैसे पूरे बिहार में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध है, क्योंकि वे बहुत अधिक धुआं छोड़ते हैं, प्रदूषण बढ़ाते हैं और जनता के लिए हानिकारक हैं। वैसे ही अब NDA सरकार को भी बदलने का समय आ गया है। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी परिसीमन प्रक्रिया पर 5 मार्च को होने वाली सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लेगी और उन्होंने मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन पर इस मामले में काल्पनिक भय फैलाने का आरोप लगाया। स्टालिन को लिखे पत्र में अन्नामलाई ने कहा कि उनकी पार्टी का दृढ़ विश्वास है कि उन्होंने परिसीमन प्रक्रिया को गलत समझा है और अपने काल्पनिक भय को फैलाने और जानबूझकर इसके बारे में झूठ बोलने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जबकि कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान की ओर इशारा करते हुए कहा कि किसी भी राज्य को कमजोर नहीं किया जाएगा और यह अभ्यास अनुपातिक आधार पर होगा।
तमिलनाडु भाजपा प्रमुख ने स्टालिन से कहा कि आपको यह समझना चाहिए कि परिसीमन अभ्यास की घोषणा परिसीमन आयोग द्वारा उचित समय पर की जाएगी और यह देखना निराशाजनक है कि आपने अभी भी उन झूठों से सबक नहीं सीखा है जो आपने एक राष्ट्र एक चुनाव की घोषणा करते समय फैलाए थे और बाद में जब उनका पर्दाफाश हुआ। आपको बता दें कि परिसीमन के मुद्दे पर सीएम स्टालिन ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें प्रस्तावित परिसीमन का तमिलनाडु पर पड़ने वाले असर पर चर्चा की जाएगी। स्टालिन का कहना है कि परिसीमन का खतरा दक्षिण भारतीय राज्यों पर पूरी तरह मंडरा रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद पर दावा करेगी। उन्होंने तर्क दिया कि अतीत में यह पद विपक्षी दलों को दिया गया था, जबकि उस समय उन्होंने 10% सीटें भी नहीं जीती थीं। राउत ने कहा कि 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा में विपक्षी दलों की संयुक्त ताकत लगभग 50 है। पश्चिम बंगाल की वोटर्स लिस्ट को लेकर भारतीय चुनाव आयोग एक बार फिर विवादों में आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की वोटर्स लिस्ट को लेकर भी विपक्षी दल हेराफेरी का आरोप लगा चुके हैं। वहीं अब बंगाल में 2026 में चुनाव होना है और ऐसे में अभी से विवाद शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 27 फरवरी को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी की संगठनात्मक बैठक में बीजेपी पर 2026 के विधानसभा चुनावों की वोटर्स लिस्ट में हेरफेर करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी अन्य राज्यों, विशेष रूप से राजस्थान और हरियाणा से नकली मतदाताओं को जोड़कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बिहार और पंजाब जैसे राज्यों के वोटर्स को लिस्ट में शामिल करवा रही है, जिनमें से सबसे अधिक संख्या हरियाणा और गुजरात के वोटर्स की है। उन्होंने यह भी कहा कि इन मतदाताओं के नाम मौजूदा पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबरों से जोड़े जा रहे हैं, जिससे कि वैध मतदाताओं को डुप्लीकेट किया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.